Hello everyone, I welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya. कैसे हो भाई आप लोग? और माय नेम इज आदर्श राय एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट, काइनेमैटिक्स में ग्राफ्स का यूजेज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ग्राफ से रिलेटेड जो भी बेस है, जो भी हमारा कंक्रीट पूरी बिल्डिंग बनेगी ना ग्राफ्स की, उसका पूरा जो बेस है, नींव है, वो यहां पे बनाई जाएगी। सो जिन जिन लोगों को ग्राफ के क्वेश्चन परेशान करते हैं, ग्राफ में हमेशा प्रॉब्लम आती है थ्रू आउट 11th एंड 12th, ये जैसा कि आप लोग जानते हैं ड्रॉपर बैच के लिए पराक्रम का पूरा सीरीज रन हो रहा है नीट 2024 में। जो लोग अपनी सीट पक्की चाहते हैं और जो लोग ये देख चुके हैं अपने नीट 2023 के पेपर में कि यार ग्राफ के क्वेश्चंस ने प्रॉब्लम दी है, ग्राफ के क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, उन सब के लिए है ये सेशन जहां पे हम ग्राफ्स को पूरा निचोड़ के समझ लेंगे। ग्राफ्स के क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे, एक नींव भी बनेगी ग्राफ्स के बारे में और ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में। साथ ही साथ काइनेमैटिक्स से रिलेटेड जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कवर करेंगे। सो जितने भी बच्चे हैं फटाफट आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ, बहुत मजेदार सेशन होगा और इतना बढ़िया सेशन होगा कि सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारी की सारी प्रॉब्लम कवर हो जाएगी और इसके बाद आपको ग्राफ की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ग्राफ के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। ठीक है, सो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि रोहित शर्मा इज कमिंग लाइव ऑन इन्फिनिटी लर्न नीट चैनल ऑन 19th May 1 PM ऑनवर्ड्स। सो जो रोहित शर्मा के फैंस हैं, उनकी स्किल्स सीखना चाहते हैं, उनके एक्सपीरियंस से समझना चाहते हैं कि टफ सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग कैसे करा जा सकता है और साथ ही साथ लाइफ लर्निंग लेसन्स वो आपको देने के लिए ही इज कमिंग लाइव on 19th May 1 PM onwards. So stay tuned for the update. साथ ही साथ एक important news ये भी है कि you can have the chance to win a bat signed by रोहित शर्मा। कैसे? आपको अपने सोशल मीडिया पे एक क्वेश्चन रिकॉर्ड करना है जिसमें आपको ये पूछना है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आता है रोहित शर्मा से पूछने के लिए, यू कैन रिकॉर्ड दैट क्वेश्चन एंड पोस्ट इट ऑन योर सोशल मीडिया। एंड आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज करनी है, आपको टैग करना है इन्फिनिटी लर्न को। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, अपना क्वेश्चन पोस्ट करो और टैग कर दो इन्फिनिटी लर्न को। एंड अगर आपका क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाता है सो यू कैन हैव द चांस टू विन अ बैट साइंड बाय रोहित शर्मा। ठीक है, सो बहुत ही बढ़िया सी चीज होगी और प्लीज सेशन बिल्कुल देखना, सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं यार हमारे आज के टॉपिक को, जो कि है ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है अमित भाई, हेलो। अब देखो क्या है ये ग्राफिकल एनालिसिस। तो देखो पूरा का पूरा जो ग्राफ्स है, वो बेस्ड है दो तीन चीजों पे। किन दो तीन चीजों पे? चलो बात करते फटाफट। दो तीन चीजों पे। ओके, सो सबसे पहली जो चीज आती है वो है स्लोप। सबसे पहली जो चीज आती है वो है स्लोप, कि कोई भी कर्व होता है उसमें स्लोप क्या होता है, राइट? हाय यार आयल फैन क्लब, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, आप बताओ। सो देखो सबसे पहली चीज जो होती है स्लोप ऑफ अ कर्व। स्लोप ऑफ अ कर्व क्या होता है? तो एक कर्व बनाओ। तुम लोगों ने अभी तक तीन एंटिटीज देख ली, कौन कौन सी? एक तो पोजीशन देख लिया है, राइट? उसके बाद फिर क्या देख लिया है सर? वेलोसिटी देख लिया है, डिस्प्लेसमेंट देख लिया है, एक्सेलरेशन देख लिया है, इन सब के बारे में बात कर ली है। ओके, अब देखो ग्राफ बनेगा दो क्वांटिटीज के बीच में, सिंपल सी बात। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आ जाती है ग्राफ में। सबसे पहला एलिमेंट तो होता है स्लोप का, दूसरा होता है एरिया अंडर द कर्व का। किसका? एरिया अंडर द कर्व का। एक होता है स्लोप का और दूसरा होता है एरिया अंडर द कर्व का। इन दोनों ही एलिमेंट से सारी की सारी क्वांटिटी निकली हुई है। इन सारे एलिमेंट्स से, इन दोनों ही एलिमेंट्स पे जितनी भी क्वांटिटी आप देखोगे, आगे बढ़ोगे आप मैकेनिक्स के अलग अलग टॉपिक्स को देखोगे, तब भी आपको स्लोप और एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट आएगा। आप उसके और आगे जाओगे, हीट में बात करोगे, ऑसिलेशन में बात करोगे, वेव्स में बात करोगे, क्लास 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैट्स, सबके बारे में बात करोगे। आप मात्र स्लोप और एरिया अंडर द कर्व से ही खिलवाड़ करना है। तो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि कैसे इन सब को निकाला जाता है। अब देखो फॉर दैट पर्पस ओनली सबसे पहले हम जरा स्लोप समझते हैं। अब स्लोप होता क्या है? तो स्लोप का रियल मीनिंग जो होता है वो होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। स्लोप बेसिकली क्या होता है? लिमिट
डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो एंड डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मतलब वाई और एक्स के बीच में जो कर्व है उसमें डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिमिट के साथ जहां पे डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो हो जाएगा, सो इसको हम बेसिकली डी वाई बाय डी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब ये तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो समझने के लिए डी वाई बाय डी एक्स कैसे हेल्प करेगा, देखो जरा ध्यान दो कि एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डिवाइडेड बाय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, दैट्स गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। इस चीज को स्लोप बोलते हैं। अब अगर आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है तो डिफरेंशिएट करके मैं आंसर निकाल लूंगा, पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये होता है कि कर्व दिया हुआ है, पहला तरीका बताता हूं। पहला तरीका क्या होता है कि अगर हाउ टू फाइंड स्लोप, दो ही तरीके होते हैं। सबसे नंबर वन क्या होता है, अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया मतलब y की कोई एक्सप्रेशन दी है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसमें डिफरेंशिएट कर दो। स्लोप निकालने के लिए क्या करो, स्लोप निकालने के लिए भाई सिंपल सी चीज है, डिफरेंशिएट कर दो, dy बाय dx कर दो तो स्लोप आ जाएगा, ठीक है। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है, अगर ग्राफ दिया है, ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, ग्राफ दिया हुआ है तो कैसे निकालते हैं स्लोप बेसिकली उस सिनेरियो में हो जाता है tan ऑफ थीटा के बराबर, मतलब टेंजेंट निकाल के, टेंजेंट बना के, वो टेंजेंट जितना भी एंगल बना रही रहती पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो उससे tan थीटा लेके आप स्लोप निकाल सकते हो। तो यही दो मेजर तरीके हैं जिनके थ्रू आप स्लोप पता कर सकते हो। इन्हीं दो मेजर तरीकों से आप स्लोप बता सकते हो और पता कर सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं का यूज करना है हमको, ठीक है। कहीं पे हमें एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो हम डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे, कहीं पे हमें एक्सप्रेशन नहीं दिया रहेगा हम ग्राफ के थ्रू निकालेंगे। तो इस सेशन में हम ये सेकंड मेथड ग्राफ के थ्रू ही मेजर बातें करेंगे। किसके थ्रू मेजर बातें करेंगे, ग्राफ के थ्रू। अब देखो, मुझे सपोज करो इस पॉइंट P पे क्या निकालना था, स्लोप निकालना था। क्या करूंगा, एक टेंजेंट बनाऊंगा और देखूंगा ये टेंजेंट कितना एंगल बना रही है, किसके साथ भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ये थीटा एंगल बना रही है तो tan ऑफ थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे स्लोप हो जाएगा। इस पॉइंट पे स्लोप कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे स्लोप हो जाएगा सिंपल tan ऑफ थीटा। समझ गए तुम, क्लियर है कि नहीं। और अब ये अगर मैंने y के अलोंग x प्लॉट कर दिया है और t x के अलोंग क्या प्लॉट कर दिया, t, y के अलोंग x प्लॉट कर दिया है और x के अलोंग क्या प्लॉट कर दिया, t। सो dy बाय dx बेसिकली क्या दिखा रहा है यहाँ पे, वो dx बाय dt दिखा रहा है। dy बाय dx क्या दिखा रहा है, dx बाय dt दिखा रहा है। और dx बाय dt क्या होता है, dx बाय dt मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। dx बाय dt क्या होता है, मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ रहे हो तुम लोग। आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए चीज कि xt कर्व में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरा dx बाय dt से निकलता है। हालांकि इसके बारे में बात करेंगे, अभी आप हाल फिलहाल स्लोप समझो, ठीक है। अब यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, ये क्या था, एक xt कर्व था, चलो इसके बारे में बात करते अभी आगे। अब देखो, यही स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या दिखाने लगता है। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं तो यही स्लोप क्या दिखाने लगता है भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यही स्लोप। कैसे पता करोगे, इस स्लोप की वैल्यू हो जाएगी कितनी, dv बाई dt। इस स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dv बाई dt। और यही स्लोप आपका क्या दिखाने लग जाएगा, ये आपका दिखाने लग जाएगा एक्सेलरेशन। क्लियर है कि नहीं। क्योंकि देखो यहां पे xt कर्व था, यहां पे xt कर्व, वो क्या दिखा रहा था, आपकी वेलोसिटी दिखा रहा था। वेलोसिटी इक्वल्स टू dx बाई dt हो रहा था, जो आपका स्लोप आ रहा था। और ये किसकी बात है, xt कर्व में। लेकिन जैसे ही मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जाता हूं तो यहां पे स्लोप क्या दिखाने लगता है, एक्सेलरेशन। यहां पे स्लोप क्या दिखाने लगता है, एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन में कुछ बहुत मजेदार बातें हैं जो आपको जिंदगी भर याद रखनी है, क्योंकि आपको इतनी हेल्प करेंगे, आई कैन नॉट टेल यू। देखो यहां पे सबसे पहली चीज, आपको जो कर्व होंगे वो 3 तरीकों से दिखाए जाएंगे, ठीक है। 3 तरीकों से दिखाए जाए। अच्छा यार, एक मिनट, ये आपका ठीक है। देखो जरा, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब देखो ये VT कर्व है, VT कर्व में सपोज करो स्लोप इस तरीके का है, ग्राफ जो चल रहा है वो ऐसा जा रहा है, और इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट बना के पता करना है इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना है। ये 2-3 पॉइंट बना रहा हूं मैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं P बोल दे रहा हूं, इस पॉइंट को मैं Q बोल दे रहा हूं, इस पॉइंट को मैं क्या बोल दे रहा हूं, R बोल दे रहा हूं।
तो P पॉइंट पे अगर मुझे एक्सेलरेशन पता करना है, क्या करूंगा, एक टेंजेंट बनाऊंगा। यहां पे टेंजेंट आप देख सकते हो कितना एंगल बना रही है, जो टेंजेंट है वो एंगल बना रही है लेसर देन 90 डिग्री। कितना एंगल बना रही है, लेसर देन 90 डिग्री। सो tan थीटा यहां पे क्या हो जाएगा, tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल सी चीज है सर, क्योंकि एंगल लेसर देन 90 बन रहा है तो tan ऑफ थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव यानी एक्सेलरेशन यहां पे ग्रेटर देन 0 होगा। किस सिनेरियो में, एक वीटी कर्व में जो कि एक्सेलरेशन बता रहा है। अगर मैं इस पॉइंट Q की बात करूं, पॉइंट Q की बात करूं, यहां पे टेंजेंट की बात करेंगे तो टेंजेंट कैसा है, वो सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है यानी यहां पे dy बाई dx कितना हो जाएगा सर, यहां पे dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी आपका dv बाई dt जो कि एक्सेलरेशन 0, क्योंकि यहां पे आप एंगल देख सकते हो कितना बन रहा है। इसको ऐसे में पैरेलल जा रहा है मतलब पॉजिटिव एक्स के साथ 0 एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है यानी एक्सेलरेशन यहां पे 0। इसकी बात करूंगा तो यहां पे देखो, यहां पे एंगल जो बन रहा है दैट इज ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 के लिए tan थीटा नेगेटिव हो जाता है, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन लेसर देन 0 हो जाएगा। एकता वेरी गुड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो यार आप? एकता आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे यार, है ना? तैयारी चल रही है आपकी बढ़िया? तो R पॉइंट पे एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, लेसर देन 0, नेगेटिव हो जाएगा। इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है। मैं आगे चल के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको, XT कर्व से भी एक्सेलरेशन का नेचर कैसे पता कर सकते हैं। इस सेशन को देखते रहना यार, बहुत अमेजिंग सेशन है, सही मैं बोल रहा हूं, एकदम दिल से बात बता रहा हूं। पूरा मैंने ग्राफ का निचोड़ मचा रखा है इसमें, ठीक है? आप ग्राफ के क्वेश्चंस जो है ना, इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ हो, ग्राफ का क्रिएशन हो, ग्राफ की प्रॉब्लम हो, सारी की सारी कवर हो जाएंगी इस पूरे सेशन में। अगर ये पूरा सेशन आप अभी देख लो, बाद में देखो, जब भी देखो, बट देखना जरूर, एंड तक देखना। ग्राफ के क्वेश्चन कभी प्रॉब्लम नहीं देंगे। ओके ठीक है, चलो आओ देखो। अब यहां बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ही अगर स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज करते हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इसमें एक्सेलरेशन कैसी है, सपोज करो एक्सेलरेशन ये है, या फिर और बना लेता हूँ, दूसरा केस है कि एक्सेलरेशन ये हो गई, तीसरा केस है कि एक्सेलरेशन ये हो गई। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है? अब इसमें आप देख सकते हो कि स्लोप अगर मैं स्लोप बनाऊंगा किसी पॉइंट पे, यहाँ पे, हर पॉइंट पे स्लोप जो होगा वो सेम लाइन होगी ऐसे जाती हुई और सेम एंगल बना रही है। मतलब एक्सेलरेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट है, राइट? तो यहाँ पे ये बोलते हैं यार ये एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, और वही बोला स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्या दिखाती है, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। बिल्कुल यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे भी स्लोप में हर पॉइंट पे बनाऊंगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे भी स्लोप बनाऊंगा मैं, एक्सेलरेशन देखो हर पॉइंट पे कांस्टेंट आ जाएगा। बिल्कुल। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट कैसा है, तो सर स्लोप बनाएंगे अगर हम तो देखते हैं एंगल तो लेस देन 90 है, यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, दैट इज कांस्टेंट ऑब्वियसली, बट वो पॉजिटिव में कांस्टेंट है। यहां पे एक्सेलरेशन क्या है सर, 0 होगा, क्योंकि देख सकते हो जो टेंजेंट बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा है। यहां पे बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे सर ग्रेटर देन 90 होगा, थीटा जो है ग्रेटर देन 90, मतलब यहां पे भी एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है लेकिन वो नेगेटिव में कांस्टेंट है। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर हो। तो ये तीन चीजें तो पहला पता होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा क्या, कर्व्ड लाइन हमेशा नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखाएंगी। मतलब अगर आपको नॉन स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट लाइन ना मिले, कर्व्ड लाइन मिले, क्या मिले, कर्व्ड लाइन मिले, मतलब ग्राफ या तो ऐसा जाए या ऐसा जाए या ऐसा जाए या ऐसा जाए, कैसा भी जाए, किस तरीके से भी जाए, आपका ग्राफ कर्व्ड है, ठीक है? आपका ग्राफ कैसा है, कर्व्ड है, इस तरीके से जाए, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। क्लियर? तो इन सारे ही केसेस का मतलब क्या हो जाता है, सिंपल सी एक चीज कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इट इज नॉट कांस्टेंट नहीं है, वेरी है। और हर पॉइंट पे कैसे बता सकता हूं, टैंजेंट बना के हर पॉइंट पे तुम ये बता सकते हो कि एक्सेलरेशन कितनी है, टैंजेंट बना के हर पॉइंट पे बता सकते हो एक्सेलरेशन कितनी है। तो सिंपल सी चीज ये याद रखना कि जब कभी भी एक्सेलरेशन तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन में दिया हो तो तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक और चीज यहां से क्या समझ सकता हूं सर, इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे वैलिड है। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने 3 पढ़ रखी हैं यहां पे वैलिड होती हैं। किस केस में, जब स्ट्रेट लाइन कर्व हो, कौन सा, वेलोसिटी टाइम का। वेलोसिटी टाइम का स्ट्रेट लाइन कर्व है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है। पूछा जा सकता है ये सब्जेक्टिव सवाल, नीट में ऐसे सवाल आते हैं, तो ये पता होना जरूरी है कि इक्वेशन ऑफ मोशन वहीं लगती हैं जहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन वीटी कर्व में स्ट्रेट लाइन के माध्यम से बताया जाता है। अगर कर्व्ड लाइन होगी तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है, तो नोट बना के इन चीजों को याद रख लो। यहां पे अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, स्लोप की, कि स्लोप के माध्यम से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ोगे आप तो आप करंट के नाम की चीज समझोगे जो कि dq बाई dt। क्या है ये, q और t के कर्व में ये I स्लोप ही तो दिखाएगा, है कि नहीं। और आगे बढ़ोगे फोर्स इक्वल्स टू dp बाई dt, तो मोमेंटम और टाइम के कर्व में स्लोप फोर्स ही तो दिखाएगा। तो स्लोप को हमें समझना इसी तरीके से है कि ग्राफिकली अगर हम बात करेंगे स्लोप की, तो टेंजेंट बना के जो एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ आता है वो हमको बताता है क्या, कि स्लोप कितना होगा। सर वैसे तो मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूं, पर एम्स नर्सिंग का भी फॉर्म भरा है, तो जो आप पढ़ा रहे हैं तो नर्सिंग के लिए भी बेनिफिट है क्या सर इसमें। एकता बिल्कुल होगा। एक बार नर्सिंग का सिलेबस देख के मैच कर लेना कि सिलेबस में क्या क्या है। अगर एनसीईआरटी बेस्ड है तो डेफिनेटली हेल्पफुल है, बस उसका थोड़ा लेवल इतना हाई नहीं रहेगा, ओके, हाई नहीं रहेगा। और अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रही हो तो फिर तो बहुत अच्छी चीज है यार। नीट की प्रिपरेशन कर रही हो तो यार नर्सिंग का एग्जाम तो बड़े आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं। अगर नीट के आप सोचो यार, मैं अगर IIT जेई की तैयारी कर रहा हूं तो JEE मेन तो मेरे से क्लियरली हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो सिंपल सी चीज है यार। मैंने भी देखो अपनी एक तुम लोग को एक आप बीती अपने बारे में बताता हूँ। मैं स्कूल जाता था, ऑब्वियसली मैं जाता था स्कूल यार, बट स्कूल में उतना तरीके से पढ़ता नहीं था। 10th तक मैं बहुत सही स्टूडेंट था, मेरे हमेशा 90 प्लस आए हैं। और मैथ्स में तो मैं भाई सही बोल रहा हूँ, मेरा कोई बैचमेट मिलेगा उससे ही पूछ सकते हो आप लोग, फुल में फुल आते ही थे। फुल में फुल नहीं तो हाईएस्ट आते थे पूरे सेक्शन में, अपनी क्लास में नहीं पूरे सेक्शन में। तो मुद्दे की बात यह है कि 10वीं तक का हिसाब था, 11वीं 12वीं में हिसाब बिगड़ गया था। रीजन बीइंग क्योंकि मैं जेई की तैयारी कर रहा था। अब मैं जब जेई की तैयारी कर रहा था तो फाइनल बोर्ड में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए। फाइनल जो 12th बोर्ड हुआ और 11th का ही फाइनल एग्जाम हुआ तब हुए, बट मिड सेशंस में नहीं हुए। क्यों ऐसा हुआ, मैं बोर्ड में भी क्यों अच्छा परफॉर्म कर पाया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं बोर्ड नहीं पढ़ रहा था। सिंपल सा एस्पेक्ट ये है कि यार क्योंकि मैंने एक ऐसी जगह बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाई की जहां पे मैंने बेस भी अपना स्ट्रॉन्ग किया, न्यूमेरिकल्स भी हायर ऑर्डर के लगाए। तो ये जो बोर्ड का एग्जाम है थोड़ा सब्जेक्टिव एलिमेंट पूछता है, और सब्जेक्टिविटी तो है मेरे अंदर यार, आई कैन एक्सप्रेस थिंग्स। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी स्किल नहीं चाहिए, जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं उसी को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मार्क्स मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम तो उससे हायर ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स कर ही चुके हैं, तो वो भी हो जाते। तो बोर्ड भी अच्छे से निकल गए, और आपका जेई AIEEE मेरे टाइम पे होता था वो भी निकल गया, और जेई एडवांस भी निकल गया मेरा, ठीक है। सो नीट की तैयारी करो, बिल्कुल मैं चाहता हूँ आप नीट ही क्लियर करो, बट इनकेस आपका नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो नर्सिंग का सिलेबस यहाँ से कवर तो डेफिनेटली हो जाएगा। एक बार बस आप टैली जरूर कर लेना, और आई एम श्योर उसके न्यूमेरिकल्स इतने हाई और इतने कॉन्सेप्ट्स हाई लेवल के नहीं आते होंगे, ओके। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने स्लोप के बारे में सारी बातें की, अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल भी कर लेते हैं फटाफट। सवाल क्या बोल रहा है कि भाई पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। अब देखो ये वो वाला केस है जहां पे हम लोगों को इक्वेशन दी हुई है, y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, और हम लोगों को डिफरेंशिएट करके आंसर निकालना है। ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ग्राफ में tan थीटा टेंजेंट बना के निकालेंगे, और इक्वेशन दी हुई है एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो पोजीशन दी हुई है पार्टिकल की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 4t। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे मुझे क्या पता करना है भाई, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता करना। आज और फटाफट पता करते हैं, जल्द ही पता करते हैं। देखो क्या सीन हो रहा है कि वेलोसिटी यहां पे कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी dx बाई dt, सिंपल सी चीज, ओके। डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट कर दो d बाई dt ऑफ 5t स्क्वायर प्लस 4t, सिंपल सी चीज, ओके। ये डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करूंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10t, और ये हो जाएगा 10t प्लस 4। ये हो जाएगा कितना मेरा वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा मेरा वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी मुझे कहां पता करना है, t इक्वल टू 2 पे। सो वेलोसिटी t इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा, सिंपल इसकी जगह t इक्वल टू 2 रख दो, तो 10 इंटू 2 प्लस 4, 20 प्लस 4 24 मीटर पर सेकेंड, 24 मीटर पर सेकेंड, सिंपल सी चीज, ओके बढ़िया सर। एक्सेलरेशन भी पता करना है सर, एक्सेलरेशन भी पता करना है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए dv बाई dt, एक्सेलरेशन के लिए dv बाई dt। अब एक्सेलरेशन dv बाई dt है, इसका मतलब क्या कि जो आपकी वेलोसिटी का रिलेशन आया ना यहाँ पे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। सो d बाई dt ऑफ 10t प्लस 4, इसको डिफरेंशिएट करूंगा 10t का 10 हो जाएगा, और 4 का डिफरेंशिएशन 0 रहेगा। जिन जिनको डिफरेंशियल कैलकुलस में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने
बेसिक मैथ्स 1 अभी जस्ट कराया है कुछ दिन पहले, ठीक है। इसका बेसिक मैथ्स 2 आज ही होने वाला है, बेसिक मैथ्स 2 आज ही होने वाला है। ये एकदम कॉन्क्रीट सेशंस रहेंगे जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो बेसिक मैथ्स 1 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। बेसिक मैथ्स 2 आज के लिए प्लान्ड है शाम को 4 बजे। आप देख सकते हैं दोनों ही सेशन, जिससे आपको डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में कोई इशू नहीं आएगा, साथ ही साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी कोई इशू नहीं आएगा। बड़े अच्छे सेशन से, प्लीज वॉच कर लेना कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी बता दिया मैंने, और यहाँ पे क्या बता दिया, वेलोसिटी बता दिया। यही पूछा था, यही बता दिया। एक्सेलरेशन में कोई टाइम का एलिमेंट नहीं है, तो भाई t इक्वल टू 1 की बात करो, 2 की बात करो, 3 की बात करो, 4 की बात करो, सब जगह एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, गुड है उक्ता, ठीक है। सो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन, ये हो गया मेरा वेलोसिटी। चलो सर, बढ़िया। तो इस तरीके से हम निकालते हैं क्या सर? हाँ यार, इसी तरीके से हम निकालते हैं जब भी हमें इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया रहता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे y क्या था, x, और x क्या था, मतलब x एक्सिस के अलोंग टाइम प्लॉटेड था, y के अलोंग x प्लॉटेड था। दिस इज x एज अ फंक्शन ऑफ t। डिफरेंशिएट किया, आंसर आ गया। ओके सर, बढ़िया। अब आओ नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। जैसा कि मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, दो ही चीजों का गेम है, एक स्लोप और दूसरा क्या, एरिया। स्लोप एरिया। स्लोप के बारे में जानकारी ले ली और स्लोप का आइडिया भी ले लिया। dy बाई डी एक्स दिखाता है, xt कर्व में वेलोसिटी दिखाता है, vt कर्व में एक्सेलरेशन दिखाता है। ओके, अब आओ नेक्स्ट एस्पेक्ट को समझते हैं कि एरिया ऑफ द कर्व कैसे निकालते हैं। जहां पे स्लोप निकालने में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का यूसेज कर रहे थे, एरिया निकालने में हम इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करेंगे। और इंटीग्रल निकाल के क्या निकालना चाह रहे हो, आओ दिखाता हूं। तो वही सिंपल सा सिनेरियो कि भाई y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। मुझे निकालना है, जैसे पिछले केस में क्या निकालना था, स्लोप निकालना था। यहां पे निकालना है हाउ टू कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व। अब वहां पे तुम स्लोप क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि स्लोप कुछ सिग्निफाई कर रहा था, है ना। स्लोप xt में वेलोसिटी दे रहा था, vt में एक्सेलरेशन दे रहा था। तो ऐसे ही एरिया अंडर द कर्व भी यहां पे कुछ सिग्निफाई करेगा, एरिया अंडर द कर्व भी यहां पे कुछ देगा। क्या देगा, आगे समझेंगे। पहले ये समझते हैं एरिया अंडर द कर्व निकाला कैसे जाता है। तो इसके भी दो तरीके। अगर आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, सिंपल सी चीज, तो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx कर दोगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ fx dx कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर द्वितीय, अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ऑफ y वर्सेस x दिया है, तो तरीका क्या है, तो तरीका है सिंपल, आप एरिया एक्चुअल में कैलकुलेट करो। मतलब एरिया, कैलकुलेट एरिया द ग्राफ इज मेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ठीक है। अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया है तो विद x एक्सिस, x इज अ फंक्शन ऑफ y दिया है विद y एक्सिस। सिंपल सी चीज, बट हाल फिलहाल में ये समझो, ठीक है। सो ये वो दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हो। क्लियर है। अगर इक्वेशन दिए तो भाई सिंपल इंटीग्रेट करना है, और अगर इक्वेशन नहीं दिया, ग्राफ दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, एक्चुअल में एरिया निकालना है। अब हम फोकस करेंगे इस मेथड पे। ये पूरा का पूरा चैप्टर किस पे है, ग्राफिकल एनालिसिस। तो हम किस पे फोकस करेंगे, हम इस पे फोकस करेंगे कि हम लोग को ग्राफ दिया रहेगा y और x के बीच में, और उसके थ्रू हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। और अब समझेंगे कि वो एरिया किस किस चीजों को सिग्निफाई कर रहा है। वो आपका वेलोसिटी सिग्निफाई कर रहा है, वो आपका एक्सेलरेशन कर रहा है, वो आपका ये कर रहा है, वो आपका वो कर रहा है। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे बड़ी अच्छी तरीके से। तो जैसा कि ग्राफ में क्या बताया मैंने, यहां से यहां तक का एरिया हमें रियलिटी में कैलकुलेट करना पड़ेगा, A से B, और वो कुछ चीजें हमें सिग्निफाई करेगा। अब आओ देखते हैं वो क्या क्या सिग्निफाई करता है। तो यहां पे सबसे पहला केस आ जाता है AT कर्व का, कि A और T का कर्व दिया हुआ है। किसका, एक्सेलरेशन और टाइम का कर्व दिया है। अच्छा जी, आपने सर उसमें तो xt कर्व बताया था, xt और vt, यहां पे आप AT बता रहे हो। हाँ, क्योंकि हमें जो निकालना है वो कुछ काम की चीज भी तो होनी चाहिए ना। तो काम की चीज की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन में एरिया अंडर द कर्व एक काम की चीज देता है। क्या देता है भाई, a dt। अगर तुम्हें यहाँ पे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, और तुम्हें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, मतलब क्या करना है, इंटीग्रेशन a dt करना है,
तो ए डी टी यहाँ पे क्या देता है पता है, ए तुम लोगों को पता है ना, ए क्या होता है, ए इज डीवी बाई डी टी, और डीवी क्या हो जाएगा, डीवी विल बी इक्वल टू ए डी टी। तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे यहाँ T1 से लेके T2 तक और यहाँ V1 से लेके V2 तक, तो यहाँ क्या आ जाएगा V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 बेसिकली क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। सो यानी कि ADT जो एरिया दिखा रहा है, ADT जो एरिया दिखाएगा, एरिया अंडर द कर्व, सपोज ये ग्राफ है तो यहाँ पे एरिया ये दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये हो गया, तो ये जो एरिया है क्या दिखाएगा, ये जो एरिया वो क्या दिखाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्या दिखाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है, समझ में आया। तो वेलोसिटी का चेंज कौन दिखाता है, एरिया अंडर द एटी कर्व। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं दिखाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं दिखाएगा, दिखाएगा क्या, चेंज इन वेलोसिटी दिखाएगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं दिखाएगा, चेंज इन वेलोसिटी दिखाएगा भाइयों, चेंज इन वेलोसिटी। समझो इस चीज को, चेंज इन वेलोसिटी दिखाता है, एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं दिखाता। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर एरिया अंडर द कर्व तो वेलोसिटी दिखाएगा, बिल्कुल नहीं। वो क्या दिखाएगा, चेंज, डेल्टा वी दिखाता है। ओके, सिमिलरली वीटी कर्व में क्या दिखाएगा, वीटी कर्व में वो दिखाता है चेंज इन पोजीशन। क्या दिखाता है, चेंज इन पोजीशन। ओके, सो यही VDT, ये इंटीग्रेशन dx के बराबर, और ये क्या दिखाएगा, x2 माइनस x1, जो कि क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। अब मजे की बात ये है कि हमने चेंज इन पोजीशन को एक नाम दे रखा है, और उसका नाम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये इतनी रूट चीज है जो कि इतने लोग कंफ्यूज करते हैं, पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। यार भाई, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट तब होता है जब इनिशियल पोजीशन जीरो। अगर इनिशियल पोजीशन जीरो नहीं होता है, इनिशियल पोजीशन जीरो नहीं होता है, तो जो चेंज इन पोजीशन है वही डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। समझ रहे हो बात को। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि एरिया वीटी कर्व में चेंज इन पोजीशन देता है, एटी कर्व में चेंज इन वेलोसिटी देता है। समझ गए क्या, क्लियर है, हाँ क्लियर है, होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, एक्सटी कर्व में एरिया क्या दिखाता है, जो भी दिखाता हूं हमारे काम का नहीं है, जो भी दिखाता हूं हमारे काम का नहीं है, सिंपल सी चीज। सर एटी कर्व में स्लोप क्या दिखाता है, भाई जो भी दिखाता हूं हमारे काम का नहीं है। तो स्लोप इन एटी कर्व हमारे काम का नहीं है, एरिया इन एक्सटी कर्व हमारे काम का नहीं है। तो अपने आपको ज्यादा टफ सिचुएशंस में डाल के सवाल जवाब भी मत करना कि सर आपने एरिया अंडर द एक्सटी कर्व नहीं बताया या स्लोप इन द एटी कर्व नहीं बताया। भाई जो भी क्वांटिटी आती है लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। और अगर कल को तुमसे पूछ भी लेते हैं कि मान लो स्लोप इन एटी कर्व, हम कुछ एक जर्क को बोलते हैं, एक्चुअल में जर्क होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जर्क कहलाता है। तो जो जर्क है वो एक तुमको डिफाइन कर दे, तो भाई एनालिसिस वैसा ही रहेगा जैसा हमने स्लोप का समझ रखा है, जैसा वेलोसिटी और पोजीशन टाइम का समझा है वैसे ही एनालिसिस रहेगा, कुछ भी अलग एनालिसिस नहीं रहने वाला। ठीक है, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आओ पूजा, यू आर स्टिल देयर, तो आओ क्वेश्चन का जवाब दो यार, फटाफट सॉल्व करेंगे बढ़िया से। मेरे को थोड़ी दिक्कत होगी सॉल्व करने में, मैं शायद कॉन्सेप्ट भूल गया हूं, तो तुम लोग मेरी मदद कर देना प्लीज यार। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज शोन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। फाइंड द ट्रैवल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अच्छा जी, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है भाई, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। देखो यहां पे ट्रैवल्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बारे पूछा जा रहा है। अब ट्रैवल डिस्टेंस क्या होता है सर, क्या होता है सर? यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब भी जस्ट मैंने एरिया अंडर द कर्व पढ़ा है। एरिया अंडर द कर्व क्या देता है सर? एरिया अंडर द कर्व जो है, एरिया अंडर द कर्व इन वीटी क्या देता है? इन वीटी कर्व देता है मेरा डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट? क्लियर, चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। ओके सर, ठीक है, बढ़िया। तो मेरे को तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, अब डिस्टेंस कैसे बताऊं मैं? तो जरा देखो यहाँ पे, यहां से यहां तक का जो एरिया है ये ऊपर वाला, ये जो आप एरिया देख रहे हो, क्लियर, ये एरिया आपका क्या रहेगा? ये आपका रहेगा पॉजिटिव एरिया। ये आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव एरिया। और यहाँ पे जो आप एरिया देख रहे हो, इधर नीचे वाला जो एरिया देख रहे हो ना आप, नीचे वाला, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव एरिया। और इस पॉजिटिव में वो नेगेटिव जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्योंकि टोटल एरिया जब मैं यहाँ से यहाँ तक बताऊंगा तो वो मेरा आएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये नेगेटिव एरिया को मैं जोड़ू ना,
नेगेटिव एरिया को मैं जोड़ू ना, तो वो टोटल कितना हो जाता है, वो हो जाता है मेरा टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता करनी है तो उसमें मुझे पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया घटाना पड़ेगा। पॉजिटिव एरिया कितना, ये तो सर एक ट्रेपेजियम सा दिख रहा है, ये तो सर एक ट्रेपेजियम सा दिख रहा है, क्लियर, ये एक ट्रेपेजियम दिख रहा है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला कितना होता है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आता है तुम लोगों को, आता है किसी को ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइड कितनी है, ये 2 है सर, ये कितनी है 6 है सर, सो 2 + 6 इनटू हाइट कितनी है सर 8, ये क्या हो गया मेरा पॉजिटिव एरिया, ये मेरा हो गया पॉजिटिव एरिया, प्लस नेगेटिव ऑफ दिस एरिया, तो ये क्या है सर, ये तो ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस है 4, हाइट है 8, तो हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है मेरा 10 में से 6 जाएगा 4, और हाइट कितनी है मेरी, हाइट है -8, बोला ना नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव ये एरिया आ गया। अब इन दोनों को एक्चुअल में ऐड कर दूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, ये से जाएगा 4 से, और ये 8 × 4 32, 32 में से ये जाएगा आपका 2 से, 8 × 2 = 16, -16, आंसर आ गया 16 मीटर। दिस इज व्हाट, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही मैं डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ क्या, हाँ जी सर बिल्कुल। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस में ये जो नेगेटिव किया ना उसको नहीं तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें तुम्हें ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 48 मीटर। क्लियर है। इसका जरा मोशन बताऊं तुम लोगों को, मोशन एक्चुअल में कैसा होगा, इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया डिस्प्लेसमेंट, और ये मेरा डिस्टेंस, और इसका मोशन बताता हूँ। मोशन बेसिकली इसका कैसा था कि ऑब्जेक्ट यहाँ से चालू हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ से चालू हुआ, इसकी वेलोसिटी देख रहे हो यहाँ से बढ़ती चली जा रही है, तो बढ़ती गई 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 बढ़ती गई, पहले धीमे धीमे चल रहा था, पहले ये टाइम, फिर ये टाइम, फिर ये टाइम, फिर ये टाइम, देख रहे हो, फिर ये टाइम, क्लियर, तो बढ़ते जा रहा था। हालांकि ज़्यादा देर तक नहीं, 2 सेकंड तक ही बढ़ पाया बेचारा, तो इतने टाइम गैप नहीं रहेंगे, इतने टाइम गैप नहीं रहेंगे, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है कि भैया जी अगले 2 सेकंड के लिए रुक गए, अगले 2 सेकंड के लिए रुक गए, मतलब ये t = 1, ये t = 2, फिर ये रुके हुए हैं, ये रुके हुए हैं, ठीक है, ये रुके हुए 3 भी यहीं हो गया, फिर 4 भी यहीं हो गया, क्लियर है। देखो 3 4 पे रुके हुए, वेलोसिटी रेस्ट पे। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद इनकी वेलोसिटी घटने लगी और 0 हो गई, तो अब उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकेंड में यहाँ तक पहुंचे, और उसके बाद फिर ये यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। ये हो गया t = 5 तक, ये हो गया t = 6, t = 6 पे फाइनली क्या हुआ भैया, रेस्ट पे आ गया, ये रेस्ट पे आ गया, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। और उसके बाद तुम देख सकते हो इस रीजन में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, मतलब अभी तक जो कि ऐसे ऐसे चल रहा था, अब ये कैसे जाएगा, अब ये उल्टा होके जाएगा, अभी यहाँ से इसने अपने डायरेक्शन पलटेगा और डायरेक्शन पलट के पीछे की तरफ आएगा, तो अब यहाँ से ये पीछे की तरफ जाने लगा, और इसकी वेलोसिटी देख रहे हो तुम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है, 8 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, उसके बाद फिर 8 से 10 में यहाँ पहुँचा, और फिर यहाँ पहुँचा, क्लियर है। तो फाइनली वो यहाँ लैंड करा, अब यहाँ लैंड किया, क्लियर, देख सकते हो तुम, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और फिर यहाँ आया, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट में ये टोटल जो लेंथ है 32 मीटर, और ये जो लेंथ है कितनी, 16 मीटर, क्लियर। सो 32 में से 16 घटाए तो बचेगा 16, और टोटल डिस्टेंस में 32 + 16 दोनों करना पड़ेगा, तो 48। ये एनालिसिस इस तरीके से करोगे तो मजा आएगा, तो दिखेगा कि यार हाँ ग्राफ को हमने निचोड़ दिया है, हमने पूरा मोशन ही समझ लिया, ठीक है। अब देखो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ग्राफ के बारे में, हमने स्लोप और एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट समझ लिया, बड़े अच्छी तरीके से समझ लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, ठीक है, फटाफट इनको जरा देखते चलते हैं। पहला पॉइंटर क्या है, ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। पहला पॉइंटर क्या है, ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब समझते हो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये क्या है, वेलोसिटी मेरी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है सर, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट के कर्व कैसे होते हैं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का कर्व एक ये होता है, 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 ठीक है।
चार आपको मैंने कर्व बता दी वेलोसिटी कांस्टेंट के, मतलब xt में अगर बात करूं, xt में या तो ये कर्व होगा ऐसा या फिर ये कर्व होगा ऐसा। xt कर्व में क्या वेलोसिटी दिखाता है भाई? स्लोप दिखाता है। तो यहां पे स्लोप आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। यूनिफॉर्म स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। यहां पे आप देख सकते हो स्लोप कैसा है? यहां पे स्लोप सर नेगेटिव है, यहां पे स्लोप नेगेटिव है, तो यहां वेलोसिटी नेगेटिव होगी। सिंपल सी चीज, मतलब xt में एक स्ट्रेट लाइन कर्व क्या दिखाता है? आपका दिखाता है वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बात करूंगा तो देखो वेलोसिटी टाइम में तो ये रहा, अगर पॉजिटिव वेलोसिटी तो ऐसा जाएगा कांस्टेंट, नेगेटिव वेलोसिटी तो ऐसा जाएगा, मतलब ये वाला ग्राफ इसको रेसिप्रोकेट कर रहा है, ये वाला ग्राफ इसको रेसिप्रोकेट कर रहा है। और इन दोनों ही केसेस में, इसका केस बोलो या इसका केस बोलो, एक्सेलरेशन का ग्राफ तो ऐसा रहेगा, जीरो। एक्सेलरेशन कैसी रहेगी सर? एक्सेलरेशन तो जीरो रहेगी सर, एक्सेलरेशन तो जीरो रहेगी। क्यों रहेगी? अरे रहना ही पड़ेगा यार, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन तो शून्य ही रहेगी। अच्छा सर, सही है, सही है, बढ़िया। नेक्स्ट सिनेरियो, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, अब पोजीशन टाइम ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में अब यहां पे हम फाइनली पता है वो तीनों ग्राफों को, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तीनों को फटाफट डिकोड करेंगे। जैसे कि मैंने बताया क्या, हम यहाँ पे फाइनल एक समरी बना रहे हैं, एक समरी बना रहे हैं जो कि हमारे तक हमेशा रहेगी। तो सबसे पहले नंबर का ये 3 स्लाइड तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली 3, ये पोजीशन टाइम की, वेलोसिटी टाइम की, एक्सेलरेशन टाइम की, जिसमें मैं आपको फाइनल सारी चीजें बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। सो सबसे पहले नंबर का है पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या क्या निकाल सकते हो इससे? देखो अब क्योंकि हम जा रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो सबसे पहला पोजीशन टाइम ग्राफ से आप क्या क्या निकाल सकते हो? सबसे पहला तो सर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मेरा ऑब्जेक्ट मूव हुआ, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट बता सकता हूं? हाँ यार, ए पॉइंट इधर आ रहा है, बी पॉइंट इधर आ रहा है, ये दूरी बता दी x2 - x1, ये मेरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड बता सकता हूं क्या? हाँ जी सर, ये x2 - x1 आ गया, इसको टाइम के अलोंग ऐसे प्लॉट करो, ये जो दूरी आ गई कितनी आ गई? ये आ गई मेरी सर डेल्टा टी, ये मेरी डेल्टा टी और ये मेरी डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या आ जाएगा सर? एवरेज स्पीड। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या आ जाएगा सर? एवरेज स्पीड, बिल्कुल। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी मेरी सर स्लोप ऑफ द कर्व। इंस्टेंटेनियस स्पीड मेरी क्या आ जाएगी सर? स्लोप ऑफ द कर्व। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ जाएगी? स्लोप ऑफ द कर्व। तो किसी पॉइंट पे स्लोप बताना है, किसी पॉइंट पे स्लोप बताना है, स्लोप मेरा क्या बता देगा सर? इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। सो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हम ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं। किसके थ्रू? एक पोजीशन टाइम ग्राफ के थ्रू। याद होनी चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए। एक चौथी चीज भी निकाल सकते हैं जो कि मैं यहां बता रहा हूं आप लोगों को, एक फोर्थ चीज, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और एक फोर्थ भी है, नेचर ऑफ एक्सेलरेशन। नेचर ऑफ एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं सर नेचर ऑफ एक्सेलरेशन? बता रहा हूं, इसके बारे में बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके लिए मैं 4 ग्राफ बनाता हूं, इसके लिए मैं 4 ग्राफ बनाता हूं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। ये 4 ग्राफ बना दिए मैंने। किस किस के भाई? ये पोजीशन टाइम के, एक्स टी एक्स टी एक्स टी एक्स टी, ठीक है, ओके। एक्स टी की ये रहे ग्राफ, ओके। अब ये एक्स टी ग्राफ में देखो, ये एक्स टी ग्राफ में क्या है, ये मैंने इस तरीके का बनाया और ये मैंने इस तरीके का बनाया, यहाँ पे मैंने इस तरीके का बनाया और यहाँ पे मैंने इस तरीके का बनाया। क्लियर है? ये 4 ही एक्स टी ग्राफ क्रिएट हो सकते हैं, ये 4 ही एक्स टी ग्राफ क्रिएट हो सकते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। क्लियर? ओके। अब देखो इस फर्स्ट में आप देख सकते हो, इस फर्स्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज क्या है कि यहां पे एक्सेलरेशन जो रहेगा ना हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इसमें भी एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? और इस सिनेरियो में एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा, और इस सिनेरियो में भी एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्लियर? तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। इस टाइप का पहाड़ हो, इस टाइप का पहाड़ हो जिस पे आप पानी डालोगे तो बिल्कुल भी पानी स्टोर नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप में थोड़ी सी ऊपर की कटोरी, कॉनकेव सरफेस ऊपर की तरफ है, थोड़ा पानी डालूंगा तो थोड़ा बहुत पानी यहाँ रुक सकता है, थोड़ा बहुत पानी यहाँ रुक सकता है, यहाँ पे डालूंगा तो पूरा का पूरा पानी नीचे गिर जाएगा। तो इस टाइप के ग्राफ्स में एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव रहता है। हमेशा याद रखना, व्हेन द कॉनकेव सरफेस इज अप एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। और इन दोनों सिनेरियो में थर्ड और फोर्थ में एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा, और ये सिनेरियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों सिनेरियो में हमेशा एक्सेलरेशन क्या रहेगा? एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा।
बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो नेचर ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब वेदर एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वेदर एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पता कर सकते हैं हम किससे, आपके पोजीशन टाइम ग्राफ से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ये चार चीजें हम पोजीशन टाइम ग्राफ से पता कर सकते हैं। फटाफट आओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी बात करते हैं, इससे तो काफी सारी चीजें पता होती। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये। सबसे पहली चीज है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी पता कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा सिनेरियो बताए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, वाई एक्सिस के अलोंग जो डिफरेंस। दूसरा एवरेज एक्सेलरेशन, वाई के अलोंग v2 - v1 डिवाइडेड बाय t2 - t1 एवरेज एक्सेलरेशन। थर्ड है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस किसी पॉइंट पे बतानी है, एक टैंजेंट बनाऊंगा, जितना एंगल बना रही होगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टी एक्सिस के साथ, उसका tan थीटा ले लूंगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अभी आप लोगों ने जाना, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, ठीक है। सो ये चारों चीजें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जंप करें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, तो इससे मात्र एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है जो कि है चेंज इन वेलोसिटी, जो कि क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। और एक और चीज भी पता कर सकते हो एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में, वो भी बताता हूं। सो चेंज इन वेलोसिटी यहां पता चल जाएगी जैसे कैसे, एरिया अंडर द कर्व से। कैसे, एरिया अंडर द कर्व से, मतलब ये जो एरिया आ रहा है ये आपका क्या दिखाएगा, ये एरिया आपका दिखा देगा v2 - v1, राइट, v2 - v1। ये सपोज करो सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, तो v2 - v1 आपका एरिया दिखा देगा। ओके, अब एरिया पता चल गया। अब एक और इसमें से क्वांटिटी में पता कर सकता हूं, ये फर्स्ट है और एक और दूसरी है एवरेज एक्सेलरेशन। क्या, एवरेज एक्सेलरेशन। क्यों, कैसे सर? देखो भाई, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। सो v2 - v1 अपॉन t2 - t1। ओके, अब v2 - v1 तुमने एरिया से तो पता कर ही लिया, v2 - v1 एरिया से तो पता कर ही लिया, राइट। सो एरिया से ये पता कर लोगे और डिवाइडेड बाय t2 - t1 कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को। सो एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, ये दोनों क्वांटिटीज किससे पता कर सकते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से। भाई साहब, आप जिन लोगों ने ये सेशन देख रहे हो, देख लो यार, क्या सही तरीके से हमने पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो है ना, सारे पूरे निचोड़ के रख दिए पूरे। इनके अलावा और कुछ आप नहीं निकाल सकते, इनके थ्रू कुछ नहीं निकाल सकते। जितनी भी चीजें निकाल सकते काम की, सब मैंने बता दिया एक एक करके। पोजीशन टाइम ग्राफ से ये सब निकल सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये सब निकल सकता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से ये सब निकल सकता है। इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं बचता। ओके, आओ सर सवाल करेंगे, आओ सवाल करेंगे। सवाल ये है, the variation of velocity of particle with time moving along a straight line के along is illustrated in the following figure में illustrated है। the distance traveled by the particle in 4 seconds, 4 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये बताना है। 4 ऑप्शन है अपने पास, वीडियो को पॉज करना, इस क्वेश्चन को ट्राई करना और फिर उसके बाद आंसर बताना, ठीक है। तो आओ देखते हैं, इसमें हमें क्या पता करना है सर, वेलोसिटी पता करना है। कर देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी बेसिकली इस पूरे एरिया अंडर द कर्व होगी। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है मेरे को, उसके बाद एक रेक्टेंगल दिख रहा है मेरे को, फिर उसके बाद ये ट्रेपेजियम दिख रहा है मेरे को, और फिर उसके बाद एक स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, ठीक है। ये चीजें दिख रही है, तो मुझे सबका ही एरिया निकालना पड़ेगा। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी एरिया अंडर द कर्व। सिंपल सी चीज। अब एरिया अंडर द कर्व कितना होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट इज 20, सो 1 इंटू 20, ओके, प्लस इस रेक्टेंगल का कितना, बेस इंटू हाइट 1 इंटू 20, प्लस इस ट्रेपेजियम का कितना, हाफ बेस सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 इज 20 प्लस 10 इंटू हाइट कितना हो जाएगा, हाइट इज 1, प्लस ये स्क्वायर इज 1 इंटू 1, 1 इंटू 10, ठीक है। स्क्वायर नहीं है, बेसिकली क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल ही है, ठीक है। सो 10 ये क्या हो जाएगा, 10 ये हाइट इंटू दिस बेस इज 1, सो 10 इंटू 1। क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया होगा। ओके सर, ठीक है। अब आओ इनको बस जोड़ना है यार, ये 10 से जाएगा और ये इधर 30, 15 से कैंसिल होगा, बस, ठीक है। सो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 10 55, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 55 मीटर। ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन नंबर बी।
सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल सही सर, 55 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर, द फिगर शोज दैट। ऐसे सब्जेक्टिव सवाल देखो काफी आते हैं ऐसे सवाल। क्या पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और समय का एक ग्राफ दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट और समय का एक ग्राफ दे दिया है। अब इसमें से क्या पता चल रहा है आपको, इससे क्या पता चल रहा है? तो देखो, जहां पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया हो, यहां डिस्प्लेसमेंट, हमने देखो पोजीशन और टाइम का पढ़ा है, जहां डिस्प्लेसमेंट का दे दिया हो वहां हम लोगों को एक एनालिसिस ये लेके चलना है कि भाई इनिशियल पोजीशन मेरी 0 है और जो मेरी फाइनल पोजीशन है वो मेरी डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। ठीक है, सो इनिशियली मैं कहां से चालू हुआ, मैं 0 से चालू हुआ, जो कि इस ग्राफ में भी क्लियरली दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0 0, मतलब मैं x इक्वल्स टू 0 से चालू हुआ और उसके बाद फिर मैं ग्राफ देखो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है और वो मेरी डिस्प्लेसमेंट ही बता रही है, मतलब ये मेरी डिस्प्लेसमेंट बेसिकली मेरी पोजीशन ही बता रही है। अब देखो इसमें आप देख सकते हो कि यार इसमें तो कर्व सर ऐसा बन रहा है। अब इससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं सर? याद है कि आप लोगों को एक्सेलरेशन वाला कर्व याद है? एक्सेलरेशन में ये वाली चोटी क्या दिखाती थी? एक्सेलरेशन में सर अगर ऐसी और ऐसी हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता था। किसमें सर? पोजीशन टाइम में, पोजीशन टाइम में। और ऐसा हो या ऐसा हो तो एक्सेलरेशन सर नेगेटिव होता था। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे देखो एक एनालिसिस ले लेते हैं कि भाई एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसके बाद फिर वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? हाँ सर बिल्कुल, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी। वेलोसिटी पहले ऐसी है, फिर ऐसी है, फिर ऐसी है, बाद में ऐसी हो गई। तो पहले कुछ वैल्यू थी, बाद में जाके वेलोसिटी 0 हो रही है। स्लोप बताता है ना पोजीशन टाइम में, तो बाद में वेलोसिटी 0, पहले कुछ पॉजिटिव थी, यहाँ पे v पॉजिटिव था, तो भाई वेलोसिटी तो घट रही है, तभी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। समझ रहे हो? मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद सर्टेन वेलोसिटी बट द मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स। यार बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। बिल्कुल गलत, वेलोसिटी कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट, हम नहीं बता सकते। हम नेचर बता सकते हैं एक्सेलरेशन का, कांस्टेंट है कि नहीं है हम ये नहीं बता सकते। हम एक्सेलरेशन का नेचर बता सकते हैं सर, कांस्टेंट है कि ये नहीं बता सकते। द पार्टिकल स्टार्ट्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन मोशन इज एक्सेलरेटेड एंड फाइनली पार्टिकल मूव्स विद अनदर कांस्टेंट वेलोसिटी। बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है यार? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है। समझ रहे हो? निचोड़ के समझ लोगे ना ग्राफ को तो ये सारे सवाल इतने इजीली समझ में आएंगे। देख लो, जो पढ़ाया उसी से, जो पढ़ाया उसी से है। स्लोप का पता करना था और इसके थ्रू पता करना था, सिंपल सी चीज। वेलोसिटी आगे की तरफ थी और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ थी, एक रिटार्डेशन था, ये एक रिटार्डिंग मोशन था। ओके ठीक है सर, बढ़िया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। द ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, द ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन इन फिगर, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ कहां पे? मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे होगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन सर कैसे पता करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? सर मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता करते हैं स्लोप पता के, राइट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है a इज इक्वल टू dv/dt, ये क्या बताता है आपका? दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ओके बढ़िया सर। तो एक्सेलरेशन में कैसे बताऊं? एक्सेलरेशन में कैसे बताऊं? चलो आओ देखते हैं एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमको बताना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे है। तो यार जहां पे भी आपका स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू होगी वहीं पे होगा। ठीक है सर, ओके। अब मैक्सिमम वैल्यू स्लोप की कहां होती है? सर यहाँ पे किसी पॉइंट पे स्लोप बनाऊंगा, ये रहा सर एंगल, ये थीटा बन रहा है। ओके, अरे सर यहाँ पे तो स्लोप मेरा 0 हो रहा है, तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन 0 हो गई। ओके, दूसरा इधर बनाऊंगा किसी पॉइंट पे, तो देख सकते हो एंगल कितना, अरे यार एंगल तो यहाँ पे ज्यादा हो गया, एंगल तो यहाँ पे ज्यादा हो गया। और यहाँ पे बताऊंगा सर यहाँ पे तो एंगल ग्रेटर देन 90, यहाँ पे तो स्लोप नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमें नेगेटिव का भी मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है? ये नहीं हमें मैग्नीट्यूड नहीं देखना। तो सर कैसे पता करेंगे बताओ? देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ एक्सेलरेशन पता करने का, जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट थ्रू आउट दिख रही है वहां पे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से एक्सेलरेशन पता करते हैं। हम इंस्टेंटेनियस ना निकाल के एवरेज एक्सेलरेशन पे बात करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां से यहां तक तो देखो कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन कर्व है ना, तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a1 कितनी हो जाएगी? यहाँ पे a1 हो गई, यहाँ पे a2 हो गई, यहाँ पे a3 हो गई, यहाँ पे a4 हो गई। क्लियर है? हम a1 a2 a3 a4 सबके बारे में बात करते हैं, ठीक है? सो a1 कितनी हो जाएगी? a1 देखो, a1 के लिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी यानी 20 डिवाइडेड बाय 20,
तो 20 डिवाइडेड बाय 20, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके सर। A2 की बात करेंगे सर, A2 तो 0। A3 की बात करेंगे, A3 कितनी सर, A3 में ये डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी कितना हो रहा है, डेल्टा वी हो रहा है 20 से 80 पहुंच गया, यानी 60 का, 60 80 में से 20 गया, यानी 60 डिवाइडेड बाय टाइम गैप कितना, टाइम है मात्र 10 का, ये आ गया 6, और ये सेंटीमीटर में, तो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर। ऐसी A4 की बात करूं तो A4 में कितना, A4 में देखो, A4 में डेल्टा वी कितना आ रहा है, डेल्टा वी आ रहा है सर 80 से 0, लेकिन टाइम कितना हो रहा है 40 से 80, मतलब 40 का। सो 80 डिवाइडेड बाय 40 यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो ये आ गई मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब बताओ ना मैक्सिमम किस में आ रही है भाई, मैक्सिमम तो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां मैग्नीट्यूड पे खेलना था, यहां हमें किस पे खेलना था सर, मैग्नीट्यूड पे, यहां हमें मैग्नीट्यूड पे खेलना था और किसी चीज पे नहीं। ओके, यहां हमें किस पे खेलना था, मैग्नीट्यूड पे खेलना था। ओके सर, बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट केस क्या आ जाता है, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, अब कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में क्या, सर सबसे पहला टॉपिक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को किस में कन्वर्ट करो, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ को कैसे करेंगे, देखो इसका सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी उसकी मिरर इमेज ले लो, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है लेकिन स्पीड नहीं। स्पीड मैग्नीट्यूड है यार, बस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है बट स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव है उसका मिरर इमेज ले लो ऊपर की तरफ, अबाउट एक्स एक्सिस, ग्राफ तैयार है। पॉजिटिव में तो छेड़ना ही नहीं। तो देखो पॉजिटिव का ट्रायंगल एज इट इज, जहां नेगेटिव गई वहां नेगेटिव बना दी। यहां पे पॉजिटिव में एज इट इज, जहां नेगेटिव गई उसका मिरर इमेज बना दी। समझ रहे हो। तो जब कभी भी आपको वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम में करना है, यहां से इधर या यहां से इधर, ये मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। है कि नहीं, इजी ट्रिक। ठीक है सर। ओके, आगे अगर सर वीटी कर्व से एक्सटी कर्व और एटी कर्व में बनाना तब बताओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी बताता हूं। सिंपल सी चीज, ये मान लो वीटी कर्व दिया हुआ है, ये क्या है, ये वीटी कर्व है, ये वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ है। ओके, अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे क्या बताना है भाई, मुझे एक्सटी में कन्वर्ट करना है, एटी में कन्वर्ट करना है। सिंपल यार, वीटी में स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन, हाँ या ना, हाँ सर। तो वीटी का स्लोप बता दो, वीटी का स्लोप कितना होगा, वीटी का स्लोप 0 हो जा रहा है। यहाँ पे देख लो, एक्सेल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 ना। किसी भी पॉइंट पे स्लोप बताओ ना, देखो एंगल वही बन रहा है 0 के बराबर, तो एक्सेलरेशन 0, वो बन गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी कांस्टेंट किससे, एक्सटी का कर्व कैसा होता है, एक्सटी का स्ट्रेट लाइन होता है, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। बन गया यार, बढ़िया। अब चलो दूसरा केस देखते हैं। वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, यहां पे क्या आती है, यहां वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या फिर और ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कोई भी केस ले लो, वेलोसिटी या तो 0 है या फिर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है। सो ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, देख सकते हो बढ़ रही है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा भाई, स्लोप बताएंगे, स्लोप से क्या पता चलेगा, एक्सेलरेशन, ये बना है स्लोप, सर पॉजिटिव एंगल बना रहे हैं यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये रहा, देख लो, और हर पॉइंट पे स्लोप सेम है तो एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा, वेलोसिटी एक्सटी कर्व कैसा बनेगा यार, एक्सेलरेशन पॉजिटिव के लिए ऐसा ही बनता है ना, ऐसा ही तो बनता है, देख लो ऐसा बनेगा। नहीं सर आपने बताया था ऐसा भी तो बन सकता है, हाँ मैंने बिल्कुल बताया था। अगर किसी को पता चल गया कि ऐसा दोनों बन सकता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप कॉन्सेप्ट्स बहुत से रिकॉल कर रहे हो। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने का सिंपल सा तरीका, यहाँ पे वेलोसिटी देख सकते हो, वेलोसिटी क्या है, ये एन वेलोसिटी दिखा रहा है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे अगर आप स्लोप बनाओगे, एक्सटी में स्लोप वेलोसिटी दिखाते हैं, यहाँ पे देखोगे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है यानी वेलोसिटी पॉजिटिव, हाँ जेन्युइन है। यहाँ पे अगर स्लोप बनाओगे तो एंगल देख रहे हो कितना है, ग्रेटर देन 90, यानी यहाँ पे स्लोप क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। स्लोप नेगेटिव यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, तो भाई इस चीज को कैसे जस्टिफाई करोगे, यहाँ तो वेलोसिटी पॉजिटिव दी हुई है ना, तो ये वाला ग्राफ रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला ग्राफ पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, ये वाला ग्राफ पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, सो फाइनली वो वाला ग्राफ ही एग्जिस्ट करेगा, वही वाला ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे हो बात को, समझ जाओ भाई लोगों, समझ जाओ।
ठीक है। सो ये मेरी वेलोसिटी होगी, ठीक है। ओके सर, बढ़िया। इस केस में सर क्या होगा? इस केस में बड़े मजेदार केस है, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे स्लोप बनाओगे देखोगे ग्रेटर देन 90, सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव। यहां से यहां तक भी स्लोप बनाओगे, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो सर पूरा थ्रू आउट ग्राफ देखो ऐसा बन रहा है, पूरा थ्रू आउट ग्राफ ऐसा बन रहा है ना? बिल्कुल सर। उसके बाद फिर यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव, लेकिन इस दौरान इस आधे सर्कल के लिए वेलोसिटी क्या है? इस आधे सर्कल के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव है। इस आधे सर्कल के लिए मेरी वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। तो इसके लिए जो कर्व बनेगा वो ऐसा वाला बनेगा और इसके लिए ऐसा वाला बनेगा, दोनों को जोड़ दोगे तो ये रहा मेरा पोजीशन डायग्राफ। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है कि इस तरीके का अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है तो ये मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ और ये मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये पैटर्न याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? ठीक है सर, बढ़िया। अब इसी का केस लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसको कनेक्ट करते हैं, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे सर वेलोसिटी मेरी क्या है? पॉजिटिव है, और वेलोसिटी बढ़ रही है यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा? यहां पे सर डिस्प्लेसमेंट मेरा यही हो सकता है कि नहीं? यहां पे कर्व वैसा हो सकता है। उसके बाद यहां पे क्या हुआ? यहां पे सर एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट, तो यहां पे एक्सटी कर्व ऐसा बनेगा, राइट? बिल्कुल सही। उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे वही इधर से इधर तक, अभी तुम लोगों ने देखा कैसा था सर, ऐसा होगा, इधर से इधर तक ऐसा, फिर उसके बाद ऐसा, लाइक दिस, और फिर यहाँ पे वापस कैसा, यहाँ पे वापस इसी को रिप्लिकेट करेगा सर, इस तरीके का। तो इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा वो ये रहा। यहां से पहले देखो यहाँ तक, यहाँ से पहले यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से पहले यहाँ तक, यहाँ से पहले यहाँ तक गया, फिर उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ तक गया। क्लियर है? इसको नाम दे देता हूँ, इसको अगर मैं ए नाम दूं, इसको अगर मैं ए बी सी डी ई, तो ए से बी कहाँ है? ए एरा और बी एरा, फिर बी से सी एरा, ठीक है, फिर सी टू डी एरा, सी टू डी एरा, फिर डी टू ई ये रहा, ठीक है। देख सकते हो डी टू ई कैसा रहा? ये रहा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, इस तरीके का ग्राफ। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई लोगों? समझ में आ रहा है कि नहीं? यही है केस, यही है केस। यहाँ पे देखो वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो वैसा नहीं बनेगा, इस तरीके का बनेगा, वैसा नहीं बनेगा, इस तरीके का बनेगा। क्लियर है? तो ये रहा एनालिसिस, देख लो तुम्हारे सामने, ये वेलोसिटी थी, ये पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको बना दिया पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो इस तरीके से एनालिसिस करते हैं, इस तरीके का एनालिसिस चाहिए यार ग्राफ सॉल्व करने के लिए। इसी का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव, उसके बाद एक्सेलरेशन 0, फिर एक्सेलरेशन देख सकते हो नेगेटिव चली गई यहां से यहां तक, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ये रहा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? चलो एक और ऐसे ही इसका भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम फटाफट देखते हैं। देखो वापस केस, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, यहां पे वेलोसिटी 0, यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पॉजिटिव लेकिन घट रही है क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव। इसका कितना हो जाएगा? इसका ये रहा आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और ये रहा आपका, ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और ये रहा आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, ये रहा आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। देख लो यहां से यहां तक ऐसे, ये फर्स्ट पॉइंट, फिर वहां से वहां तक स्ट्रेट लाइन आएगी, यहां पे यहां स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दिस इज कर्व्ड, ये कॉन्केव अप है, कॉन्केव अप है, और ये कॉन्केव डाउन है, कॉन्केव डाउन है, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरी नेगेटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरी 0 है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरी पॉजिटिव है। देख सकते हो आप, ये देखो ना, पॉजिटिव 0 और नेगेटिव, ठीक है। समझ रहे हो ना भाई लोगों? ठीक है। सो इस तरीके से आपको ग्राफ का कन्वर्जन करना है और समझना है। इसी तरीके से ग्राफ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ चलो फिर हम आज के लिए समाप्त करते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे। एंड आई होप कि यार मैंने आपके ग्राफ से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स को, सारी की सारी चीज़ों को कवर कर लिया है सबसे कम समय में।
ग्राफ को पूरा निचोड़ के रख दिया है। काइनेमेटिक्स में कोई भी ग्राफ का न्यूमेरिकल हो, कोई भी ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आई थिंक इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके साथ ही आगे जब आप जाओगे और स्लोप और एरिया अंडर द कर्व के सवाल देखोगे कहाँ पे, अलग अलग सेशंस में, अलग अलग चैप्टर्स में, वहां पे भी काफी यूजफुल हो जाएंगे ये कॉन्सेप्ट्स। तो प्लीज इनको समझ लेना, रिकॉल करना, बाद में भी काफी हेल्प करेंगे। सो इसी के साथ आई विल साइन ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।